अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मेडिसिन का। हमने स्टार्ट किया था अंजाइना पेक्टोरस। सो अंजाइना पेक्टोरस की हमने जो है सारी की सारी टाइप्स पढ़ी थी। इसके अंदर मेनली जो अंजाइना पेक्टोरस है इज़ द चेस्ट पेन। सो चेस्ट पेन की जो कार्डियक काजेज़ होती हैं वो हमने पढ़ी थी कि उसमें स्टेबल अंजाइना भी हो सकता है, अनस्टेबल अंजाइना भी हो सकता है, स्टैमीज़ भी हो सकते हैं और एनस्टैमीज़ भी हो सकते हैं। सो इन सब का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था। सो हम वन बाय वन अब हम पढ़ते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक्स, और जो है वैसे भी हमारे एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, और उनमें से कौन कौन से जो हैं वो क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हम सारे इंशाल्लाह कवर करते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेबल अंजाइना। स्टेबल अंजाइना इज़ द सिंपलेस्ट अंजाइना के जो कि पेन होता है, पेशेंट को चेस्ट पेन होती है ऑन द एग्जर्शन। अगर पेशेंट आता है वो कहता है कि मुझे एक्सरसाइज करने या फिर कोई काम करने के दौरान जो है वो चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन जो होगा वो उसको प्रेशर लाइक भी हो सकता है या फिर कोई स्टेबिंग टाइप भी हो सकता है। इसमें मेनली आपके जो स्टेबल अंजाइना के जो फीचर्स हैं वो तीन मेनली होती हैं कि एक पेशेंट को चेस्ट पेन होती है, सेकंड ये कि वो एग्जर्शन पे होता है, और थर्ड ये कि वो रेस्ट पे रिलीव हो जाता है। अगर रेस्ट पे भी रिलीव ना हो तो हम कहते हैं कि स्टेबल अंजाइना कन्वर्ट हो गया है अनस्टेबल अंजाइना में। फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं स्टेबल अंजाइना। तो स्टेबल अंजाइना रेस्ट पे या फिर मेडिकेशन लेने से जो है वो पेशेंट को जो सिम्टम हैं वो रिलीव हो जाते हैं। इसके साथ जो है अंजाइना के साथ बाकी सिम्टम भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। डिफरेंट सिम्टम आ सकते हैं, साथ साथ में स्वेटिंग भी हो सकती है, नोज़िया वॉमिटिंग भी हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। जब पेशेंट आता है तो आपने लास्ट में इसमें हिस्ट्री लेनी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर ईसीजी जो है वो पेशेंट की वो नॉर्मल आती है, क्योंकि जो है जब अटैक होता है तब जो है ईसीजी में चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन जब अटैक के बगैर या फिर पेन फ्री जब टाइम होता है तब जो पेशेंट को वहाँ ईसीजी जो है वो नॉर्मल आती है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हम इसको जल्दी में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसकी हैं इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेशन से पहले एक इम्पॉर्टेंट यूक्यू आपका आ रहा है, वो है आपके कि इसके अंदर जो चेस्ट पेन की कॉजेज़ होती हैं अंजाइना के अलावा वो कौन कौन सी होती है, क्योंकि बहुत से पेशेंट आपको मिलेंगे जो कि आएंगे चेस्ट पेन के साथ, वो कंप्लेन करेंगे, लेकिन हमने रूल आउट करना है कि वाकई ही ये पेन जो है वो अंजाइना है या फिर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है चेस्ट में। जो पेशेंट को चेस्ट पेन होती है वो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। अब जब मेडिसिन में जाएंगे तो मेडिकल वार्ड में बहुत से पेशेंट हमको मिलेंगे जिसमें कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होते हैं। मेनली होता क्या है कि जो रिब्स होती हैं, रिब्स अटैच होती है स्टर्नम के साथ, सबसे ऊपर वाली जो रिब्स होती हैं यहाँ पे जो होता है वो कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज के अंदर अगर इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की वजह से बहुत सीवियर किस्म का पेन होता है। इसको हम टेट्सी सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एओर्टिक डायसेक्शन के जैसे पेन भी हो सकता है, पल्मोनी एम्बोलिज्म के जैसे पेन भी हो सकता है, जर्ड हो सकता है, निमोनिया, प्लूराइटिस हो गया या फिर निमोथोरेक्स की वजह से, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की वजह से, ये एग्जाइटी। अगर मैं बात करूँ कि मोस्ट कॉमन कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं जो कि करवाती हैं चेस्ट पेन, तो उसमें अंजाइना आ जाएगा, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस आ जाएगा, और इसके अलावा जो है वो जर्ड आ जाएगा, निमोनिया आ जाएगा, प्लूराइटिस आ जाएगा, और इसके अलावा एग्जाइटी वगैरह जो है वो हो सकती है। ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होती हैं, आपने इसको याद करना है, इट इज़ यूक्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की कि हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। पेशेंट आपके पास आया है क्लिनिकली, हम किस तरह से उसको देखेंगे और कौन कौन से हमने टेस्ट करवाने हैं। पेशेंट आया, उसने आपको हिस्ट्री दी, और हिस्ट्री के साथ ही आपने रूल आउट कर लेना है इन सब को कि हमने उसमें उसकी हिस्ट्री में ही ऐसे क्वेश्चन पूछ लेने हैं जो कि ये रूल आउट कर देंगे कि इसको अंजाइना का पेन है या नहीं है, और ये ईजीली हो जाता है। लेकिन अगर हमारा रूल आउट नहीं हो रहा और हमें सिम्टम लग रहे हैं अंजाइना के ही, तो फिर हमने करवा लेंगे टेस्ट। इसमें टेस्ट आएंगे ब्लड टेस्ट में हम टीएलसी वगैरह देख लेंगे कि मे भी उसको इन्फ्लामेशन तो नहीं है, तो हमने बेसलाइन जो है वो टेस्ट करवा लेने हैं। साथ ही हम करवा लेंगे ईसीजी। अगर तो ईसीजी में एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, एसटी सेगमेंट की एलिवेशन आती है, इट मीन्स कि उस पेशेंट को एमआई है। अगर पेशेंट में ईसीजी में चेंजेस नहीं आती, देन हम लीड करेंगे कि हम उस पेशेंट में करवाएं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करवा के उसमें
मेनली होता ये है कि पेशेंट को हम ट्रेडमिल से या फिर एक्सरसाइज करवा के या फिर पेशेंट को जो है कोई ऐसी मेडिसिन दे के जो कि कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा दे, देन हम ईसीजी करते हैं। अगर तब पेशेंट की ईसीजी में चेंजेस आती हैं तो फिर हम ये डायग्नोस करते हैं कि इसको स्टेबल अंजाइना है। लेकिन हमने तभी इतने एक्सरसाइज करवाना है जब ईसीजी नॉर्मल आ रही हो, या अगर हमें बहुत कम लग रहा है कि पेशेंट को अंजाइना नहीं है तो तब हम ईटीटी नहीं करवाते होते। सो हिस्ट्री जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम एक्सरे चेस्ट भी ले लेते हैं रूल आउट करने के लिए कोई पल्मोनरी कॉज तो नहीं है, और इको करवा लेंगे। अगर हमें लग रहा है कि वाकई ईटीटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है देन हम इको भी करवा लेते हैं। सो जब हमने डॉक्यूमेंट करना हो पेशेंट की ईटीटी में कोई डिफरेंस आ रहा हो तो हमने डॉक्यूमेंट करना होता है कि पेशेंट को वाकई में जो है वो कार्डिक प्रॉब्लम है, अंजाना है या नहीं है। वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीटी कोरोनरी आर्टेरियोग्राफी। आर्टेरियोग्राफी में क्या होता है कि मेनली हमने इसमें इंजेक्ट करना होता है आईवी, हम एक कॉन्ट्रास्ट जो है वो इंजेक्ट करते होते हैं। इंजेक्ट करने के बाद हमने सीटी स्कैन करवाते हैं कार्डिक का, और उसमें जो डिफरेंट आर्टरीज होती हैं उनमें अगर कहीं स्पैज़म है, कहीं पर थ्रोम्बस है तो वो विजिबल हो जाता है। सो हमने सीटी कोरोनरी आर्टेरियोग्राफी करवा के कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई जो इसकी कोई कार्डिक जो है या फिर आर्टरीज जो है, कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो कहीं पे ओक्लूजन उसकी है या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेस टेस्ट की। सो आपका अलग से भी यूक्यू आता है कि आप पेशेंट की कौन कौन से स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं स्टेबल अंजाइना में। सो इसके 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है स्ट्रेस ईसीजी। ईसीजी के बारे में बता दिए मैंने आपको कि स्ट्रेस तो होगा 2 तरह का, या तो आप एक्सरसाइज से करवा सकते हैं स्ट्रेस, या फिर आप ड्रग्स दे के जो है ना आप कार्डिक एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और फिर आप टेस्ट कर सकते हैं। सो इसमें जो स्ट्रेस टेस्ट है उसमें ईसीजी भी आएगी और इसमें इको भी आएगा। इको में मेनली क्या होता है, इको में शो होता है कि कार्डिक की मूवमेंट जो है, कार्डिक जो वॉल हैं, जितनी भी कार्डिक वॉल्स हैं वो सारे वॉल वो मूव कर रही हैं या नहीं कर रहे। कहीं पर अगर मूवमेंट कम है तो इको पे शो हो जाता है। उसके बाद हम स्ट्रेस थैलियम स्कैन करवाते होते हैं। इसमें भी मेनली हम जो ड्रग यूज़ करते हैं वो करते हैं डाइपरडामोल यूज़ करते होते हैं अगर हमने स्ट्रेस देना हो, और स्ट्रेस देने के बाद हम कार्डिक के जो वेसल्स हैं उसका हम स्कैन कर लेते हैं और हम ईज़िली देख लेते हैं कहीं पे ओक्लूजन है या नहीं। इसको हम मेनली परफ्यूजन स्कैन भी कहते हैं कि उस आर्टरी की जो है परफ्यूजन कम हो गई है तो हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं। टॉपिक नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैनेजमेंट की तरफ। सो इसकी मैनेजमेंट भी बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन थोड़ी सी एमसीक्यूज़ के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज़ आपने जो इसकी लिखनी है मैनेजमेंट वो 3 पॉइंट्स में लिखनी है। एक लिखनी है प्रिवेंटिव थेरेपी, हम एडवाइस करके पेशेंट को करते होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं एंटी अंजाइनल ड्रग्स, हम उसको प्रेस्क्राइब करते होते हैं। और थर्ड होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से पेशेंट को एडवाइस करनी होती है। प्रिवेंटिव थेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पेशेंट को काउंसल करना होता है कि वो स्मोकिंग ना करे, रेगुलरली एक्सरसाइज करे, आइडियल बॉडी वेट जो है बीएमआई वो बीएमआई जो है अपने वेट के अकॉर्डिंग मैनेज करे, और फ्रेश फ्रूट ले, वेजिटेबल्स ले, और सैचुरेटेड फैट जो है वो कम से कम ले, उसको अवॉइड करे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे प्रिवेंटिव थेरेपी अगर एक कोई भी पर्सन इसको कर रहा है फॉलो, तो वो कार्डिक डिजीज़ होने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंटी अंजाइनल ड्रग्स। अगर पेशेंट को आराम नहीं आ रहा और हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको ड्रग देनी है तो हम ड्रग्स कौन कौन से दे सकते हैं। सो जो आपकी बुक में ड्रग्स के नेम लिखे हुए हैं वो 6 ड्रग्स के नेम लिखे हुए हैं, लेकिन जो मेन यूज़ होती हैं वो होती हैं नाइट्रेट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो यूज़ होते हैं वो है कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं हम। ये 3 ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नाइट्रेट्स की बात करें तो आपको पता होगा कि इसमें ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट यूज़ करते हैं, जीटी हैं जो कि सबलिंगुअल भी होता है, सबडर्मल भी होता है, बकल भी होता है। सो हम किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। वो उसमें सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन का फ़र्क आएगा, बाकी जो है वो सेम ही होता है इसका एक्शन। उसके अलावा ओरल आइसोसोर्बाइट नाइट्राइट यूज़ कर सकते हैं, मोनोनाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी इसमें ड्रग्स आती हैं। इसका एक टेबल बना हुआ है, उसमें लिखी हुई हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग। सो आप याद कर लें कौन सी शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सी लॉन्ग एक्टिंग है और कितने ड्यूरेशन के लिए है, वो आपने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए दफ़ा रीड कर लेना। नेक्स्ट जो आते हैं वो है बीटा ब्लॉकर्स, मेटाप्रोलोल और यूज़ोप्रोलोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हार्ट रेट को कम करते हैं और कंडक्शन को कम करते हैं। इससे क्या होता है कि कार्डिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। अगर पेशेंट कोई काम कर रहा है या कोई फिज़िकल वर्क कर रहा है, उसमें जो कार्डिक है उसको हमने रेस्ट करना होता है, ज़्यादा उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना नहीं होता। तो हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। उसकी वजह से अंजाना का पेन भी कम होता है, क्योंकि पेशेंट के जो कार्डिक स्ट्रेस है वो कम से कम होता है इससे।
नेक्स्ट अब बात करते हैं कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट की। तो एंटागोनिस्ट में आते हैं दो किस्म के, एक होते हैं डायहाइड्रोपैराडीन और दूसरे होते हैं नॉन डायहाइड्रोपैराडीन, जो कि आप फार्मा में पढ़ के आए होंगे। डायहाइड्रोपैराडीन जो हैं इसमें मेनली आती है नेफेडिपिन और एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ड्रग है हाइपरटेंशन में। सो आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे कि हर जगह एम्लोडिपिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते होते हैं। सो जो डायहाइड्रोपैराडीन्स हैं इनको हम यूज़ करते होते हैं बीटा ब्लॉकर्स के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर हम अकेला इनको यूज़ करें तो इससे जो है वो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हो सकता है। सो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए अपने साथ बीटा ब्लॉकर्स देने होते हैं। लेकिन जो नॉन डायहाइड्रोपैराडीन्स होते हैं इनको हम वेरापेमिल या डिल्टियाज़म जो हैं इनको हम जो है अकेले या सिंगल ड्रग में यूज़ कर सकते हैं। सो हम नॉन डायहाइड्रोपैराडीन उन पेशेंट में देंगे जिनमें बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है पेशेंट अगर एस्जिमा का हो तो हमने बीटा ब्लॉकर्स अगर हम उनको नहीं दे सकते, उन पेशेंट में हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने होते हैं। उसमें से हम कौन से दे सकते हैं, वो वेरापेमिल या डिल्टियाज़म दे सकते हैं। ये मेनली क्या करते हैं, ये एससी नोड की जो कंडक्शन है वहाँ से उसको स्लो करते हैं। सो ये एज अ एंटी इरिथमिक भी यूज़ होते हैं और एज एंटी एंजाइनल भी यूज़ कर सकते हैं जिन पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो है पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स। जैसे नाइट्रेट्स जो हैं वो वाज़ोडाइलेटर्स होते हैं, इस तरह से पोटेशियम चैनल जो एक्टिवेटर होते हैं वो भी वीनस और आर्टीरियल के जो है वो डायलेटर्स होते हैं। नाइट्रेट्स से किस तरह बेहतर है, क्योंकि नाइट्रेट्स जो है वो टॉलरेंस पैदा कर लेती है। सो नेक्स्ट ड्रग है आपकी IF चैनल एंटागोनिस्ट, जिसमें आती है एविब्रिडिन। ये भी मेनली जो है वो हार्ट रेट को कम करती है, ब्रेडिकार्डिया डेवलप कराती है। एस नोड के अंदर जो है सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट को इनहिबिट करती है। सो इसकी वजह से जो है वो कंडक्शन जो है वो डिले होता है। इसी तरह से रेनोलाजीन मेडिसिन है, ये भी इसी तरह से ही वर्क करती है और इसका भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इसमें अगर आप के क्वेश्चन आता होता है कि आप कोई 3 ग्रुप लिखें एंटी एंजाइनल ड्रग्स के। सो 3 ग्रुप्स में कौन कौन से आएंगे, एंटी एंजाइनल आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं और कैल्शियम चैनल के एंटागोनिस्ट आते हैं। ये मेनली 3 ग्रुप ही यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कौन कौन से आते हैं। क्या हमने मेडिसिन तो यूज़ नहीं करनी, तो इसके अलावा फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट आगे एंजाइना के साथ और उसका जो कोरोनरी वेसल है वो एक्लूड है, सपोज करें वो एक्लूड है, पेशेंट का 70% एक्लूड है, देन हमने करना होता है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करनी होती है। इसमें हमने करना मेनली ये होता है कि पेशेंट के अंदर जो है वो कैथेटर डालना होता है। कैथेटर डाल के वहाँ पे एंड पे जो कैथेटर की क्या होता है, बैलून होता है, ठीक है। ये हम गए यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बैलून को हमने इन्फ्लेट किया। इन्फ्लेट करने के बाद क्या करते हैं कि हम बैकवर्ड मूव करते हैं। जब वापस आते हैं फेमोरल आर्टरी से, ठीक है, जब वापस बैकवर्ड मूव करते हैं, मूव करने के साथ साथ जो है हमारा जो थ्रोम्बस है ये भी डिसलॉज हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसे कहते हैं परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करते होते हैं। लेकिन इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो कि एमसीक्यूज़ में आती हैं कि अगर हम परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करते हैं उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। सो मोस्टली क्या होती है कि दोबारा से रीस्टेनोसिस हो सकती है या फिर दोबारा से रिकरेंट एंजाइना हो सकता है। सो ये टॉपिक बहुत बड़ा लिखा हुआ है लेकिन आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ याद रखना है कि परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन जो है वो हम करते होते हैं। मेनली जो वैसे अगर एक्लूड हो जाए 70 या 70% से ज़्यादा एक्लूड हो, देन हम PCI करते हैं। और हमने पहले कौन सा टेस्ट करवाना होता है, हमने करवाना होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी। साथ ही साथ हम कोरोनरी एंजियोग्राफी भी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ हम इसको ट्रीट भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो वाहिद हल बचता है इसमें, अगर कोई भी इंटरवेंशन काम ना आए, PCI भी काम ना आए, या हम कह दें ट्रिपल वेसल डिजीज़ है। ट्रिपल में ये होता है कि तीनों की तीनों जो मेजर आर्टरीज़ होती हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं, कोरोनरी आर्टरीज़, और तीनों के तीनों एक्लूड हैं। देन हम कैबिज करते होते हैं। इसमें मेनली हम ये करते हैं कि हम बाईपास करते होते हैं कि अगर सपोज़ करें एक ये वेसल आ रही है और एक ये वेसल आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक्लियन है, यहाँ पे एक्लियन है और हमने कोशिश कर ली है, PCI भी कर ली है, लेकिन ये ओपन नहीं हो रही। अगर ये ओपन नहीं हो रही देन हमने क्या करना है कि हमने एक ग्राफ्ट लेना है और ग्राफ्ट को हमने ऐसे लगा देना है, ठीक है, ताकि यहाँ से जो ब्लड है वो यहाँ पे आ जाए, उस जो एरिया है उसको बाईपास कर दे। सो बाईपास करने से जो है वो वेसल्स की जो आगे परफ्यूजन है, नेक्स्ट जितना भी एरिया है वो जो है वो रिस्टोर हो सकती है। सो हम आर्टरी भी यूज़ कर सकते हैं और वेन्स को भी यूज़ कर सकते हैं ग्राफ्टिंग के लिए। सो इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट।